स्टार्ट करते हैं लास्ट आसान करते हैं आप लोग से डिस्कस करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज reversible reaction, what is irreversible reaction, and how chemical engineering establish any reversible reaction. ये हम डिस्कस करते हैं। आज आपको थोड़ा सा बताना है सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कि लास्ट क्लास में बात की हमारी रेट ऑफ रिएक्शन की कॉन्सेप्ट वो बहुत जल्दी में देखिए एंड टाइम क्या होता है। आज इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन और कैसे रेट ऑफ रिएक्शन हमारी केमिकल कैसा होता है इस बारे में बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कर रहे हैं वो चैप्टर 9 के अंदर 9.1 में नाम से बात कर रहा था। 9.1 के अंदर तीन एक्सप्लोजन हम एक साथ डिस्कस करते हैं जिसमें सबसे पहले एक्सप्लोजन था कि डिफाइन करेंगे केमिकल को और सेकंड ये था कि उसके अंदर हमने कंडीशन टेस्ट की प्रॉपर्टी में कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी हमें और इसके अलावा हमने दिखाना कि हाउ केमिकल एस्टैब्लिश। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए इस बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है whenever तो R से रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम उसके अंदर और आप जाएंगे क्वेश्चन की रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएंगे। थ्री वैल्यू की वाले से नोट कीजिए इसको पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे ही लिखा जाता है dx upon dt। व्हाट डू यू मीन बाय dx ओवर dt? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि d का मतलब है चेंज, which means change in concentration। और सुनिए इस बात को, change in concentration of reactants with respect to time, यानी change in time। बेसिकली जो x था dx upon dt में जो x है हमारे पास वो है change in concentration। concentration का मतलब आपको पहले ही आप पढ़ चुके हैं 9 क्लास के अंदर। concentration molarity हो सकती है, molarity हो सकती है, normality हो सकती है, कोई भी concentration। हमारे पास जो मैंने आपसे बात किया था कि अगर मैं रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स लेके आया हूं शुरू में याद है मैंने A और B के 100 मॉलिक्यूल्स लेके आया तो बेसिकली कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि A की कंसंट्रेशन 100 है, B की कंसंट्रेशन 100 है और जैसे जैसे हमारे बाइक हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, यानी रिएक्टेंट कम होना शुरू हो गया था और प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आपने नोट किया होगा लास्ट क्लास में लोग डिस्कस करते थे तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नाम में इसका आंसर है कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी तेजी से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। रिएक्शन प्रोसीड होने का मतलब है कितनी जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट बात करते हैं आप रिएक्टेंट C प्लस D है। ठीक है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है क्यों आ रही है कि आवाज आपको सही नहीं आ रही है। बेटा आप क्लियर है आवाज आपको? आप चैट बॉक्स इनको बता दें हमें इंशाल्लाह। क्लियर है, आप क्लियर है। जी बेटा।
जी चले वापस एक दफा फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि आवाज का मेरे ख्याल से प्रॉब्लम और था माइक का आप लोगों को। मैंने आज की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करना है रेट ऑफ रिएक्शन से कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट का जैसे ही वर्ड हमारे जहन में आ रहा है तो हमें पता चलता है कि रेट का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी? रिएक्शन होता क्या है? रिएक्शन सिंपली होता है किसी भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो जाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाना। फॉर एग्जांपल दो किस्म के रिएक्शन चल रहे हैं मेरे पास। एक रिएक्शन चल रहा है ए बी मिलके सी डी बना रहा है, और एक रिएक्शन चल रहा है पी क्यू मिलता है और आर और एस बनाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ए और बी रिएक्टेंट है मेरे पास, इनको मिलाया सी डी बन रहा है। पी क्यू रिएक्टेंट है मेरे पास, इनको मिलाया आर एस बन रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट के तौर पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताएं किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर जो जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहा है। बहुत सिंपल है लॉजिक इसकी। आप बोलेंगे सर जो भी रिएक्टेंट, चाहे वो ए बी रिएक्टेंट हो चाहे वो पी क्यू रिएक्टेंट हो, जो भी रिएक्टेंट ज्यादा कम टाइम में सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, आप कहेंगे सर उस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है। तो बेसिकली आप मुझे कह रहे होंगे बेटा कि सर उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। अब चलते हैं इसके मतलब की तरफ। क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन ये कह रहा है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी विद चेंज इन टाइम। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जांपल यूं दूंगा, यही दो एग्जांपल है मेरे साथ और मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा। सपोज करें कि इसकी कंसंट्रेशन है मेरे पास 50, इसकी भी कंसंट्रेशन है 50 और टाइम हो रहा है हमारे पास 0 सेकेंड। ठीक है, 0 सेकेंड के बाद 0 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ रिएक्शन और मैंने ए और बी को रिएक्शन में हिस्सा करवाया। यहां पर भी क्या हुआ, 0 सेकेंड पर मैंने पी के 50 मोलर और इसके क्यू के भी 50 मोलर यानी इसकी कंसंट्रेशन मैंने कंसीडर की है। और 5 सेकंड के बाद हमने कितने सेकंड के बाद नोट करना है? 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद मैंने ये नोट किया कि इसकी कंसंट्रेशन भी 30 रह गई, इसकी भी 30 रह गई। अगर इसकी और इसकी 30 रह गई होगी तो ये पहले 0 था, सी और डी इनिशियली जब टाइम 0 था तो सी और डी नहीं था मेरे पास, प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म नहीं था। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली मार्केट से मैं ए और बी लेके आया था। ठीक है, ये क्या चीज है जो मैंने 50 लिखी है? 50 आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, इसके यूनिट्स पे बाद में डिस्कशन करेंगे कि इसके सर यूनिट क्या होते हैं, मोलरिटी क्या होती है, एम मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपसे ये कॉन्सेप्ट लेने के लिए समझ लें कि 50 फॉर एग्जांपल मेरी ए की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन भी 50 है। कब? जब टाइम 0 था। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ और 5 सेकंड गुजरने के बाद ए और बी की कंसंट्रेशन 30-30 हो गई। इसका मतलब है कि 20-20 कहां चली गई होगी? सी और डी के अंदर। ठीक है, यही बात अगर मैं यहां करूं कि टाइम गुजरने के साथ 5 सेकंड गुजरने के बाद जो P और Q है उसकी कंसंट्रेशन 40-40 हो गई और यहां पर R और S 10 और 10 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताएं रिएक्शन नंबर 1 ये ऊपर वाला है, रिएक्शन नंबर 2 ये दूसरा वाला है PQ वाला। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताएं रिएक्शन 1 की स्पीड ज्यादा है या रिएक्शन 2 की स्पीड ज्यादा है, तो बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट आपके जहनों में रेट ऑफ रिएक्शन का बैठ गया होगा कि सर हमें तो समझ में आ गया बोर्ड में देखते ही कि 5 सेकंड के अंदर ए और बी की ज्यादा कंसंट्रेशन कम हुई है, यानी चेंज ज्यादा आया है। चेंज कितना आएगा? चेंज कैसे निकाला जाता है? इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, चेंज आ जाएगा। 50 में से 30 गए, 20 का चेंज आया। कितने का चेंज आया? 20 का चेंज आया। वो चेंज क्या होता है? वो चेंज ये होता है कि कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसको यूं भी कह सकते हैं आप, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इट कैन बी अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, 0 से क्या हो गया? 20 हो गया। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बोथ साइड का होता है। अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर हम फॉरवर्ड जा रहे होंगे तो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, जब हम बैकवर्ड आ रहे होंगे तो हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को आप आर एफ से शो करते हो, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को आप आर बी से शो कर सकते हो। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है जो डायरेक्शन आगे की तरफ जा रहा होगा, और आगे की तरफ जब जाएगा तो समझना इस बात को गौर से, बहुत सारे आखान में बहुत दफा एमसीक्यूज में बात पूछी जाती है, जब हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहा होगा, समझना है फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। रिएक्टेंट कौन है? ए बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कौन है? सी डी प्रोडक्ट है। जब हम रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे और अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है?
चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो आप मुझसे कहेंगे तो सर क्या प्रोडक्ट की चेंज नहीं होती है? प्रोडक्ट की भी चेंज होती है। ज्यादा अच्छे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि सर फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये होता है जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा यानी आपके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। इनिशियली हमारे पास प्रोडक्ट जीरो होता है, और जैसे जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की एरो मैंने ये बनाई हुई है, ऊपर आपको दिखाई गई है। जैसे ही फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड होगा, मेरे पास रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? तो आप कह सकते हैं rate of forward reaction is defined as decrease in the concentration of reactant or increase in the concentration of reactant with respect to time। अगर टाइम गुजरने के साथ साथ, अगर with respect to time, टाइम के प्रोग्रेस होने के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आना शुरू हो जाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा रिएक्शन कहां जा रहा है? फॉरवर्ड जा रहा है। और उस वक्त हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिस्कस किया जाता है। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन जाने की स्पीड, यानी कितने टाइम में वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन की बात करूं, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया आरबी से, ये कब होता है? जब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, सर्टेन वैल्यू आती है प्रोडक्ट की, उसके बाद प्रोडक्ट कहां शिफ्ट होना शुरू हो जाता है? रिएक्टेंट की तरफ। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय बैकवर्ड रिएक्शन और व्हाट डू यू मीन बाय द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो आप कहेंगे डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट कहां चेंज होना शुरू हो जाएगा? रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और increase in the concentration of reactant while proceeding the reverse reaction is known as rate of backward reaction। तो मैंने आपको रेट पहले डिफाइन किया है। रेट किसे कहते हैं? स्पीड। और स्पीड आपको समझ में आ गई है, मैंने दो एग्जांपल दिए आपको। दोनों एग्जांपल में आपको समझ में आ रहा है कि सर इधर 5 सेकंड में 20 का चेंज आया है, ठीक है, और इन 5 सेकंड में सिर्फ 10 का चेंज आया है। 10 का चेंज कम चेंज है, यानी वहां स्पीड कम है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन ऊपर अगर आप देखें फर्स्ट नंबर की एग्जांपल में, तो उसमें ए और बी के मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू सेकंड एग्जांपल जल्दी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किसी को सवाल है इस हवाले से कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो काइंडली पूछ सकता है कि सर फिर से बता दें, या जब भी आपको कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में सवाल अपना भेज सकते हैं हमें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बाद जा रहा हूं वापस से केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। क्योंकि मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट टाइम समझाते हुए एक बात का तस्करा किया था कि बेटा जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होंगे। तो उस वक्त मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताया था और थोड़ा जल्दी में बता दिया था, इसीलिए मैंने इस चीज को डीपली डिटेल में एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपको एक दफा रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन while it is a decreasing of a concentration of reactant or increase in a concentration of product। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिवर्स में अलग होता है, फॉरवर्ड में अलग होता है, लेकिन इसका जो लफ्जी मतलब है वो है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, आइदर इट इज बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन में कवर कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वापस से अपने केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ कि हम उसको देखें कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और आज फिर इसके अलावा भी कुछ एक दो टॉपिक डिस्कस करने हैं आपसे। आज एक ग्राफ ही बनाएंगे आपके साथ और ग्राफ के थ्रू भी आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हम कल लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ठीक है, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम तब स्टैब्लिश होता है, कब स्टेबल होता है, जब हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
becomes equal to rate of backward reaction. जब भी हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होगा तो हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुका है। और उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक, फॉर एग्जांपल A प्लस B, ये कौन सी एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल। मैंने अभी तक मैंने क्लास में कोई रियल एग्जांपल आपसे डिस्कस नहीं की, ना शेयर की है यहाँ पर, ठीक है, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। पहले हाइपोथेटिकल इक्वेशन के थ्रू मैं एक डेरिवेशन ड्राइव कर लूं आपके साथ, जिस डेरिवेशन का नाम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की डेरिवेशन। आज वो मैंने कंप्लीट करनी है, लेंथी टॉपिक है, आज की क्लास में इंशाल्लाह वो हमें कंप्लीट लाजमी करना है, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो अगर आप बुक में अगर आप पास है और बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ें तो वो कहता है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है जब भी, जो लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की वो मैं बाद में यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि इसने एक जुमला कहा कि द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स सेम, इट इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, फिर वो बताता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम दो किस्म के होते हैं, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, बाजू का स्टैटिक होता है, बाजू का डायनामिक होता है। मैं दोनों डिटेल में डिस्कस करूंगा आपसे, लेकिन पहले जो इससे बात कही है कि इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाती है, वो चेंज नहीं होती है। जब भी हमारे पास कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होती है तो उसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती, बल्कि रिएक्शन प्रोसीड होता है या नहीं होता वो बात की कहानी है कि स्टैटिक रहता है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ रिएक्शन है, डायनामिक मतलब है कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। लेकिन चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, if once we have achieved the chemical equilibrium state then the rate of forward and the rate of backward reaction always equal। ठीक है, उनमें चेंजिंग नहीं आती है जब भी आपके पास ये स्टेट एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब जो मैं बात बताने लगा था आपको वो ये बात थी बेटा कि A और B को मिलाया, C और D मिल गया। जो उन्होंने जिक्र किया कि सेम कंपोजिशन रह जाती है, उसके बाद चेंज नहीं आता, वो ये बताने की कोशिश की बेटा। मैं आपको फिर से लास्ट क्लास की तरह थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, जल्दी से देखना है आपने। और इस दफा मैं जो कंसंट्रेशन है वो सेम नहीं लूंगा, क्योंकि लास्ट क्लास में चूंकि आप बिगिनर थे और फर्स्ट टाइम आप सीख रहे थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, इसलिए मैंने 100 और 100 लिया। अभी मैं रैंडम लूंगा, चेंज करके लूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ सके कि इक्विलिब्रियम का मतलब कभी भी ये नहीं है कि कंसंट्रेशन सेम हो जाना। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो कंपोजिशन एक रिएक्शन पे के टाइम पे आया है वो कंपोजिशन सेम रहे, उसके बाद उसमें मॉलिक्यूलर चेंज ना हो, उसकी कंसंट्रेशन राइट एंड लेफ्ट साइड पे चेंज ना हो। ये मतलब है इक्विलिब्रियम का, ना कि ये मतलब है कि आप ये समझें कि तमाम की तमाम जो कंसंट्रेशंस हैं वो बराबर हो जाएंगी, ये मतलब हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, आइए मैं ये लेता हूँ ये 70 मोलर एग्जांपल ले रहे, तो मैं आपको इसके यूनिट के साथ बात करते हैं। ए की जो कंसंट्रेशन है वो है 70 मोलर इनिशियली, और बी की जो कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास 80 मोलर। टोटल कितने मोलर हो गया, 150 मोलर हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इनिशियली सी और डी क्या था, 0 एंड 0। और गौर से समझना है आप लोगों ने, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, बात को और समझना आपने, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा, मैं ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफ भी बना रहा हूं यहाँ पे मैं, आप लोग देख लें तो क्या आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं साथ साथ। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, और अगर आप देखें अपनी बुक में पेज नंबर 5 पर, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसमें पेज नंबर 5 पे आप देखें, आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, और उस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है मिनट के अंदर, जैसे टाइम गुजरेगा वो चीज गुजरेगी। और आप अगर वाई एक्सिस पे देखें तो उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन लिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, रेट ऑफ रिएक्शन उन्होंने लिया हुआ है। मैं लिख रहा हूं, यूं करके लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब चूंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन की स्पीड होती है, और सबसे पहले क्या चीज होती है, वहां पर रिएक्टेंट होते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी बेटा, वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट होगी। वही जिक्र इस बुक वाले ने अपने ग्राफ में किया है और वो आपको समझाने लगा हूं मैं। ठीक हो गया, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनिशियली मेरे पास, अगर मैं इस कंसंट्रेशन का जिक्र करता हूं तो आप देखें कि कंसंट्रेशन मेरे पास रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो होती है हमारे पास, वो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी। ठीक है, ये देखें, इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेरे पास 0 होगी। मैंने 2 पॉइंट बनाए ग्राफ के ऊपर, देखें आप,
यहाँ पर है टाइम, टाइम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मिनट्स में करो इसको, सेकंड में करो, मर्जी आपकी, बुक वाले ने मिनट्स में किया तो मैं भी इधर मिनट्स में उसको मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, देखिए मैंने ग्राफ के वाई एक्सिस पे दो डॉट्स बनाए, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जीरो, कौन जीरो है और कौन बहुत ज्यादा है। ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। वजह इसकी क्या है कि हमारे पास सारे का सारा रिएक्टेंट है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, सब का सब जो है हमारे पास वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट हमारे पास जीरो है। तो जब हमारे पास बेटा प्रोडक्ट जीरो है तो प्रोडक्ट का एरो मैंने यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है, जबकि रिएक्टेंट का है ऊपर। और जैसे ही मैं रिएक्शन स्टार्ट करवाऊंगा तो आप गौर से देखें कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज करें कि इसकी कंसंट्रेशन हो गई 50, फाइव, और ये हो गया, ठीक है, ये हम एंड 60 हो गया कंसंट्रेशन कम होकर, जबकि सी और डी हमारे पास 25 मोलर और 15 मोलर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, गौर से देखिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या के 7 ये कुछ ना कुछ कम हो गया, कंसंट्रेशन आस्ता आस्ता कम होने लगी, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट पहले जीरो था फिर प्रोडक्ट बढ़ने लगा, तो प्रोडक्ट यहां से थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, अच्छा बुक में ग्राफ आपका अच्छा बना हुआ है, मैं चूंकि बोर्ड बना रहा हूं तो आप चीज यहां पर जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो रहा है, पर मेरे रिएक्टेंट है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है ऊपर, ये फॉरवर्ड है, शुरू हो जाएगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन रेट, ये रिवर्स रेट है, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों। वाई एक्सिस पे क्या शो हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वाई एक्सिस पे शो हो रहा है। तो काइंडली इस बात को जरा समझना है आपने कि आस्ता आस्ता सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा था, जबकि रिवर्स रिएक्शन का रेट जीरो था। रिवर्स क्यों जाएगा, क्यों है ही नहीं कोई। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, फॉरवर्ड रेट क्या हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल सारे कागज में कन्वर्ट का रेट भी आया कि, अब एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं आपको इसमें ना, तो क्या समझ सकें और जल्दी अच्छा समझ सकें, तमाम चीजें इसमें क्लियर कर दूंगा आपको। सपोज मैं एकदम डायरेक्ट नीचे जा रहा हूं, ये हो गया 30, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये कितने बने, ये बन गया 50 और ये बन गया 30। अगर आप काउंट करेंगे सबको तो इक्वल आ रहे होंगे, सबको अगर आप काउंट करें तो वो तीनों सबके सब इक्वल आ रहे होंगे। यहां तक पहुंचने के बाद बात को बहुत गौर से सुनेंगे आप लोग। देखिए क्या था, रेटेंट लेके आया था, रेटेंट आस्ता आस्ता प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। अब मोस्टली जो रेटेंट था वो, इसको कर लेते 60, ठीक है। आपने देखा कि शुरू करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट में मैक्सिमम अमाउंट शिफ्ट हो चुका है। फिर एक वक्त एक कंडीशन इसमें लाजमी आएगी जिसमें सपोज करें वो ये कंडीशन आ गई। अब ये ऐसी कंडीशन आई है जिसमें गौर से देखिएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होते 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 एक सर्टेन लिमिट पे आ जाएगा।
एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपस में मीट कर जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन आप ये देख रहे हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन था। आपने ये देखा बच्चों कि शुरू में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा था, रिवर्स रिएक्शन का रेट इनिशियली हमारे पास यहां पर 0 पे था और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ता गया। एक कंडीशन ऐसी आप पहुंचे दोनों रेट एक दूसरे के बराबर, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 2.6 है, 0.7 है, जो भी है, आई डोंट केयर। इस वैल्यू पे आपका फॉरवर्ड रेट आके रुक गया। अब ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, फिक्स है। रिवर्स रिएक्शन का रेट भी इधर जाके रुक गया। इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा पॉइंट है बेटा, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, केमिकली इस पॉइंट पर हमारे पास रेट होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, ये वो पॉइंट हमें हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट स्टार्ट के बाद मतलब क्या होता है। तो मैं चूंकि क्लास के शुरू में आपको रेट का वर्ड समझा चुका हूं कि बच्चों रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। तो ये जुमला कह रहा है कि बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड। फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में शिफ्ट होने की स्पीड। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पीड के यानी रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब ये दोनों स्पीड आपस में स्पीड बराबर हो जाए, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शंस आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाए। मैंने ये पूरी क्लास में 2 लेक्चर्स के अंदर कभी ये नहीं कहा आपसे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए, नहीं, ये जुमला नहीं कहना हमने। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर कभी नहीं हो सकती। वो इत्तेफाक है कभी कभार हो जाए आपके इक्विलिब्रियम स्टेट पर पे आकर। अब फर्दर जब टाइम गुजरेगा इन इस टाइम तो क्या रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा आगे? क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी फिर क्या इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होगा? अच्छा, इस पे क्या समझ में नहीं आया बेटा? आप सवाल कर सकते हैं। हमारे पास फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत 0 है, नहीं है प्रोडक्ट हमारे पास। आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इससे क्या मतलब है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हमारा आस्ता आस्ता कम हो रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन आस्ता आस्ता कम हो रहा है। बाद जो प्रोडक्ट हमारे पास देखें प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया, रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कंसंट्रेशन क्यों इक्वल नहीं हो सकती ये भी समझाते हैं आपको। स्पीड का समझ में आ गया आपको कि स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा स्पीड। स्पीड हमारी लॉ ऑफ केमिकल कहता है कि जब भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा यानी तब होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। आपका सवाल है कि सर कंसंट्रेशन क्यों बराबर नहीं होती है? ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है ठीक है, मोलर एम का सिंबल होता है कंसंट्रेशन में हमारे पास हमेशा। और हम होते हैं हम ये समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो, ये भी 50 हो और ये भी 50 हो।
इसका हरगिज मतलब नहीं है, यानी हर रिएक्शन के लिए ये लाजमी नहीं है कि कंसंट्रेशन इक्वल होंगी तभी उनके रेट इक्वल होंगे। इक्वल पे हमारा रेट इक्वल हो जाएंगे तो डजंट मैटर। लेकिन लॉ हमें ये सिखाता है कि कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप अगर बुक को रीड करेंगे तो बुक में भी ये लिखा हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि उसके लिए लाजमी नहीं है कि कंसंट्रेशन बोथ साइड पे बराबर होंगी। यानी अगर ए प्लस बी, अगर सपोज करें मैं एडिशन एक्शन की बात कर रहा हूं कि ए प्लस बी मिलकर सी बना रहा है, तो अब हम क्या सपोज करेंगे कि अगर मैं इसकी 50 ले रहा हूं, यहाँ पे 0 है, सपोज करें इसकी हो जाते हैं 20, इसकी हो जाते हैं 30, तो वहां पे कितने जाएंगे? 50 जाएंगे। तो क्या इनकी कंसंट्रेशन बराबर है? अभी इसकी अलग है उसकी अलग है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और बाजू का ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट मेरे 2 हो, प्रोडक्ट मेरे 3 हो, 4 हो, 6 हो मेरे प्रोडक्ट, ऐसा भी हो सकता है। हमें ये नहीं देखना होता कि प्रोडक्ट कितने हैं, रिएक्टेंट कितने हैं, उनकी कंसंट्रेशन बराबर है या नहीं है। हमें सिर्फ रेट पे फोकस करना है कि आया अगर रेट दोनों के बराबर है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, अगर रेट दोनों के बराबर नहीं है तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और आपको बता कि सर होता क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। देखें, सपोज करें कि मैंने ये कह दिया कि ये जो कंडीशन है वो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब अगर टाइम प्रोसीड होगा ना बेटा, यहां से अब अगर टाइम आगे प्रोसीड होगा, इसका एक मॉलिक्यूल टूटेगा, इसका एक मॉलिक्यूल टूटेगा। अगर इन दो का एक मॉलिक्यूल टूट कर प्रोडक्ट बनाएगा, इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल टूटकर वापस से रिएक्टेंट बना देगा। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो है हमारे पास रेट सेम रहेगा। रेट का मतलब एक्स ओवर dt। और इसका मतलब क्या, अगर टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन का चेंज बराबर हो जाए तो रेट बराबर हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, सपोज करें मैं ये मिटाता हूं और आपको यूं समझाता हूं। अच्छा, आपका सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, पहली बात, जब आपके कोर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं है इसके, ठीक है, न्यूमेरिकल्स होंगे तो आप इसको बात डिस्कस करोगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा इक्वल है या नहीं है, ठीक है। और अगर आप अभी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि रेट बराबर है या नहीं बराबर है, तो बेटा उसके लिए केसी की वैल्यू होती है। अभी मैं उस पर पहुंचा नहीं हूँ। केसी इज द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज केसी, ठीक है। अगर मुझे पता करना है, चूंकि जाहिर सी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि सर अगर कंटेनर के अंदर एक रिएक्शन चल रहा है, मैंने उसमें ए और बी रिएक्टेंट डाले, उसमें प्रोडक्ट बन रहा है, तो नहीं आया। बिल्कुल सही कहा आपने कि सर देखने से हमें पता नहीं चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा? जब भी किसी इंडस्ट्रियल लेवल पे वो इतने छोटे नहीं होते, वो एक रूम, दो रूम, एक हॉल के बराबर उनका वेसल्स होते हैं जिसके अंदर रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो वो उस कंटेनर के अंदर जाकर नहीं देखते रिएक्शन के अंदर, उनके पास ऑटोमाइजेशन मशीनें लगी होती हैं, कंप्यूटराइज मशीन लगी होती हैं। वो क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन चल रहा होता है वो सिर्फ केसी की वैल्यू देख रहे होते हैं, और हर रिएक्शन की केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की केसी की वैल्यू फिक्स है। सपोज करो कि इस केमिकल रिएक्शन की एक जो है वर्कर है, केमिस्ट है, वो अगर रिएक्शन के दौरान अगर वैल्यू चेक कर रहा है केसी की, और केसी की वैल्यू 4 नहीं आ रही, केसी की वैल्यू 5 आ रही है, 3 आ रही है, तो इसका मतलब है केमिस्ट समझ जाएगा कि मेरा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, यानी मेरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं है। वो ये बात केमिस्ट समझ जाएगा और वो आगे अपनी रिपोर्ट तैयार कर देगा, ठीक है। और अगर केमिस्ट चेक करता है अपना रिएक्शन वेसल में, और अगर उसके पास केसी की वैल्यू वही आती है जो उसके बाद रजिस्टर्ड वैल्यू केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो वो आगे क्या प्रोसीड करेगा अपने सीनियर को कि भाई हमारा जो रिएक्शन चल रहा है वो इसको, तो हाँ बेटा आपने जो है वो इसको मालूम नहीं करना कि कब होता है, आपको पता चलना जरूरी नहीं क्योंकि आपकी साइड न्यूमेरिकल की नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए बेटा हमारा एसएलओ है कि हाउ केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, कैसे एस्टैब्लिश होता है। तो आपको ये पूरी प्रोसीजर पता होना चाहिए कि सर सबसे पहले रिएक्टेंट लेते हैं हम,
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे पहले बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है रेट ऑफ फॉरवर्डेशन कम होना शुरू हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्डेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और फिर एक वक्त ऐसा जरूर आता है कि जब दोनों रेट एक दूसरे के बराबर, ये देखिए ग्राफ अगर आप पढ़ लें तो आपको पूरी सिनेरियो जो मैंने न्यूमेरिकल फिगर में लिखा है ये सब समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे फॉरवर्डेशन कम होता है रेट बराबर हो जाता है, और यही वो हिस्सा होता है केमिकल का, सॉरी रिएक्शन का, जिसमें हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप बोलेंगे सर, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं, आपने नहीं किया, कि सर अगर केमिकल इक्विलिब्रियम सॉरी रिएक्शन हमारा एक दफा अगर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश कर लेगा तो क्या रिएक्शन रुक जाएगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा, क्या अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, या अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा? ये सवाल वैलिड है और ये करना चाहिए, बोर्ड वाले भी पूछते हैं और हमारी बुक के अंदर भी है। देखिए बेटा, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम है, डायनामिक का मतलब होता है मुसलसल हरकत में, मुसलसल हरकत में, डायनामिक का मतलब है मुसलसल मूवमेंट वाला रिएक्शन जो कभी स्टॉप नहीं होता, ऐसा रिएक्शन जो कभी स्टॉप नहीं होता उसे कहते हैं डायनामिक रिएक्शन। और जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं उनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद भी वो तो इसको कम होना चाहिए और इसको बढ़ना चाहिए, या इसको कम होना चाहिए और इसको बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल आप जो सोच रही है वो सही सोच रही है कि ये कम तो होगा लेकिन मॉलिक्यूल कम होगा, तो उसी टाइम के रिस्पेक्ट से यानी उसी एक सेकंड में इसका भी एक मॉलिक्यूल कम होगा, इसका एक मॉलिक्यूल कम होके इसमें आ जाएगा, इसका एक मॉलिक्यूल कम होके इसमें आ जाएगा। इसका मतलब है फिर ये सब एकदम इक्वल रेट पे हो जाएंगे। इसका मतलब है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट होगी जिसमें रिएक्शन तो चल रहा होगा मुसलसल, लेकिन रेट चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, रेट शुरू में चेंज था, इसके पास मॉलिक्यूल नहीं है, इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, शुरू में रेट बहुत ज्यादा था, इसका फॉरवर्ड रेट बहुत ज्यादा था। ठीक है, जैसे से आगे बढ़ते गए मॉलिक्यूल इसमें आते गए, फॉरवर्ड रेट कम होता गया, रिवर्स रेट बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि यहां पर जाकर जब दोनों के कुछ कुछ अमाउंट बढ़ गए तो एक रेट फिक्स हो गया, यानी फॉरवर्ड रेट जो था वही बैकवर्ड रेट हो गया, और ये इक्विलिब्रियम की निशानी है। और ये काम मैं कर देता हूं, सपोज करें इसमें से 39, इसके पास बच जाएंगे 29, समझना इस बात को आपने। ठीक है, एक के पास बच जाएंगे 39 और एक के पास बच जाएंगे 29, और इनका एक एक मॉलिक्यूल 1 बाहर चला गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर एक एक मॉलिक्यूल में बाहर चला गया तो आप तो कह रहे थे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ये तो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो देखिए एक लम्हे के लिए रुके, जिस लम्हे यहां से एक एक मॉलिक्यूल निकल रहा होगा, ठीक है, उसी लम्हे यहां से भी एक एक मॉलिक्यूल निकल रहा होगा। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे 29। अब आप ये देखें एक सेकंड के अंदर काम, जितने टाइम सेकंड में ये अपने रिलीज करेंगे उतने टाइम सेकंड में ये रिलीज करेंगे। अब होगा क्या, इसके दोनों मॉलिक्यूल, बोर्ड पे देखिएगा, मैं इन फिंगर्स को देखिएगा, ये दो मॉलिक्यूल जैसे ही प्रोडक्ट में शामिल हुए तो ये वापस क्या हो गया 49 से 50 हो गया, ये वापस क्या होगा 29 से 30 हो गया, और उसी में जैसे ही दो मॉलिक्यूल यहाँ जाएंगे उसी में ये दो मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे और इसको फिर से क्या कर देंगे 39 से 40 और ये 29 से 30। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन उनका रेट बराबर होगा। रेट का मतलब होता है टाइम के हिसाब से जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। अगर एक सेकंड में इसके दो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, इसके दो निकल रहे हैं, तो इसके भी दो दो निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर एक सेकंड में इसके 10 मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं